हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होली। इस वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने काफी कुछ कवर किया है, जैसे कि उनके बचपन का नाम क्या, इनिशियल चीजें जो भी थी, उनके बचपन का क्या नाम था, उनकी कैपिटल क्या थी, ठीक है, और उन्होंने उनके मेन जो इम्पोर्टेंट 5 प्लान्स क्या क्या थे, ठीक है, और उनके टाइम पे जो एक फेमस ट्रेवलर आए थे इब्न बतूता, उनके बारे में उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बुक लिखी है रहला के बारे में, ठीक है, और उस बुक में उन्होंने क्या क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, वो कुछ पॉइंट्स हमने ये सारी चीजें क्या देखी इस वीडियो के मोहम्मद बिन तुगलक का जो फर्स्ट पार्ट है उस वीडियो में देखिए, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड क्या था, 1325 से लेके 1351 एडी तक का था, ठीक है। और इसके पहले उनके जो 5 इंपॉर्टेंट प्लान्स थे, जिसमें कि हो गया हमारा जो इंक्रीजिंग टैक्स हो गया, कैपिटल ट्रांसफर हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर कैपिटल ट्रांसफर के बाद टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करना हो गया, कराचिल एक्सपेडिशन हो गया, ठीक है। ये सब क्या थे इनके, खुरासन एक्सपेडिशन, ये सब क्या हो गए इनके 5 इंपॉर्टेंट प्लान्स थे, जिसमें कि हम टोकन करेंसी तक का देख चुके थे कि टोकन करेंसी जो कि 1330 में जो है लागू की गई थी और वो किस तरीके से फेल हो जाती है। ये सब चीजों का डिटेल एक्सप्लेनेशन और डिटेल में स्टडी हम इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, जो वीडियो की चैनल पे अपलोड की जा चुकी है और आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं अब हम नेक्स्ट, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का आप बोल सकते हैं सल्तनत टाइम पीरियड पे सबसे बड़ा एम्पायर जो था वो किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का एम्पायर था। इसको एक तरीके से बना बनाया एम्पायर मिला था। इसने अपने से इसने कोई भी साउथ इंडियन या कोई भी जगह जीता नहीं था। इसने जो भी एक्सपेडिशन किए थे, कराचिल, खुरासन, ये सब फेल हो गए थे, ठीक है। तो भी इसका इतना बड़ा एम्पायर था, क्यों? क्योंकि इसको बना बनाया सब कुछ मिला था, ठीक है। इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी, जिसका साम्राज्य सबसे बड़ा था, यानी कि उसने जो है साउथ इंडियन स्टेट्स को सबसे पहले जीता था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं गियासुद्दीन तुगलक, उन्होंने भी काफी जो बाकी रह गए थे उनको उस किसने जीता, गियासुद्दीन तुगलक ने। और इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक को एक काफी बड़ा एम्पायर मिला राज्य करने के लिए, रूल करने के लिए। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक उस एम्पायर को संभाल नहीं सका, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे बहुत सारे जो साउथ इंडियन स्टेट थे वो क्या हो गए थे, फ्री हो गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के लाइफ टाइम पे, ठीक है। जिसमें से जो 3 इंपॉर्टेंट फ्री होने वाले स्टेट हैं उसमें है एक विजयनगर एम्पायर, दूसरा बहमनी सल्तनत और तीसरा क्या हो गया, सल्तनत ऑफ मदुरई। ये 3 क्या हुए, नए एम्पायर, नए स्टेट इस्टेब्लिश्ड हुए मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। जो साउथ इंडियन स्टेट थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के एम्पायर से फ्री होके, अलग होके इन्होंने क्या किया, अपना अलग एम्पायर बना लिया, ठीक है। जिसमें कि एक पॉपुलर आप सबको पता होगा विजयनगर एम्पायर के बारे में, दूसरा इंपॉर्टेंट है बहमनी सल्तनत और तीसरा है सल्तनत ऑफ मदुरई, ठीक है, जो कि तुगलक एम्पायर के डेब्रीज पे या उसी के जो है आप बोल सकते हैं उसी के स्थान पर क्या हुए, ये सब डेवलप हुए। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक जो है अब्बासी कैलिफ जो थे इजिप्ट के, वहां से इसने एक क्या किया था, एक एक्सेप्टेंस रिसीव किया था, ठीक है। और इसने उसके बाद क्या किया था, इसने उसको रिसीव करने के बाद इसने खुतबा और जो क्वाइंस होती थी, ठीक है, खुतबा मेनली जो फ्राइडे प्रेयर्स होती थी उसको खुतबा बोला जाता था। तो जो खुतबा और क्वाइंस होती थी उस पे इसने क्या किया था, कैलिफेट का नाम जो है इंस्क्रिप्ट करवाया था, उस पे इंस्क्राइब्ड था कैलिफेट का नाम, ठीक है। और इसके अलावा इसके टाइम पे एक्सचेंज ऑफ एम्बेसडर्स भी हुए थे, जो कि चाइना के साथ, ईरान, इराक, ख्वारिज्म, इन सब देशों के साथ क्या होते थे, एम्बेसडर का एक्सचेंज भी होता था। यानी कि यहाँ से लोग जो होते थे पढ़े लिखे फिलोसफर टाइप के, वो क्या जाते थे, चाइना, ईरान, इराक, ख्वारिज्म, इन सब जगहों पे जाते थे और वहां से जो इस तरह के लोग होते थे, फिलोसफर, ज्ञानी टाइप के लोग, वो सब क्या होते थे कि यहाँ पे आते थे, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक का जो सल्तनत था वो अपने इकोनॉमी के बेसिस पे, ठीक है, और कल्चरल कॉन्टेक्ट पे काफी ज्यादा क्या हुआ था, फ्लरिश्ड, काफी ज्यादा फेम इसको
मिली थी, ठीक है। और इकोनॉमिक इनका काफी ज्यादा थोड़ा सा कि डिसबैलेंस भी हुआ था, क्योंकि इनकी टोकन करेंसी वगैरह ये सब फेल हो गई थी। इन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया था, यही सब चीजों को, जो भी इनकी पॉलिसीज फेल हो रही थी उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन फिर भी इनकी इकोनॉमी इतनी डिसबैलेंस नहीं हुई थी, इसलिए क्यों, क्योंकि इन्होंने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था, कोई भी इंपॉर्टेंट वॉर इनके टाइम पे नहीं लड़ी गई थी। जो भी 2-4 एक्सपेडिशन हुए थे वो सब भी फेल हो गए थे, तो उसमें जो भी लॉस हुआ था इसको इन्होंने क्या इंक्रीज, टैक्स इंक्रीज करके अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी काफी ज्यादा इकोनॉमिक डिसबैलेंस हो गया था टोकन करेंसी के समय पे, जब टोकन करेंसी लागू की गई थी उस समय पे, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने टैक्स जो है जब खेती के लिए क्या किया, एग्रीकल्चरल फील्ड में बढ़ावा देने के लिए इन्होंने मतलब एक्स्ट्रा में लोन किसानों को दे दिया, ठीक है। और उसके बाद उसका कोई भी रिटर्न इनको नहीं मिला, तो उसमें भी काफी खजाना खाली हुआ था। तो काफी ज्यादा इकोनॉमिक डिसबैलेंस था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। लेकिन इसके अलावा इनका जो कल्चरल कॉन्टेक्ट था फॉरेन कंट्रीज के साथ वो काफी अच्छा था, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ एम्बेसडर्स जो था वो काफी अच्छा था, ठीक है। चाइना, इराक, ईरान, फारिस, इन सब देशों के साथ इनका जो लोगों का आना जाना, एक जो है फिलोसफर्स का, ठीक है। तो वो क्या था, अपने यहाँ से कुछ फिलोसफर्स वहां पे भेजना, वहां से कुछ यहाँ पे आना, तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है, कल्चरल कांटेक्ट बढ़ता है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज के साथ। इसके अलावा इसने टर्मिनेट कर दिया था सारे टैक्सेस, जितने भी एक्स्ट्रा टैक्सेस फालतू के लिए जाते थे वो सारे टैक्स इसने टर्मिनेट कर दिया था, खत्म कर दिया था, एक्सेप्ट उसरा एंड जकात। इनके टाइम पे सिर्फ 2 टैक्स लिए जाते थे, उसरा और जकात, ठीक है। एंड द पॉलिसी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि इसने क्या किया था कि जो ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट होता था वो इसने योग्यता के आधार पर करना शुरू किया। आप देखेंगे इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आते हैं कौन, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक, चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी सही थी, वो काम भी सही कर रहा था, लेकिन एक होता है ना एग्जीक्यूशन, तो इसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल भी सही नहीं था। इसकी पॉलिसी सही थी। अब जैसे कि ये जो ऑफिशियल्स का जो है ऑफिशियल्स की नियुक्ति एबिलिटी के बेसिस पे करना, उनकी योग्यता के बेसिस पे करना, ये बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही अच्छा विचार था और बहुत ही अच्छी चीज थी, बहुत ही अच्छी पॉलिसीज थी। लेकिन फिर भी लोगों ने इसका विरोध किया, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो पहले से जागीरदार जमींदार बन के बैठे हैं ऑफिशियल्स बड़े बड़े पोस्ट पे, बड़े बड़े पोजीशंस पे, अब उसके बाद वो चाहेंगे कि वो गद्दी उनके बेटे को ही मिले, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो राजा है, आपका जो बादशाह है, एम्परर है, जो भी है, ठीक है, वो अगर उसको योग्यता के आधार पर किसी और को वो जागीर ट्रांसफर करना चाह रहा है तो आप उसका विरोध करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि काफी सारे विरोधी और बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स टाइप के विरोधी क्या हुए, मोहम्मद बिन तुगलक के खड़े हो गए। और इसके बाद जब हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका जस्ट उल्टा किया, ठीक है। उसने कोई योग्यता को आधार नहीं दिया, बल्कि खुल के जागीरें बांटी। और मतलब कि ये जो पोस्ट थी, ऑफिशियल पोस्ट बड़ी बड़ी, इन सारे पोस्टों को उसने आनुवंशिक बना दिया, ठीक है, हेरिडिटेरी पोस्ट बना दिया। यानी कि अगर वो पोस्ट, अगर उसका फादर मंत्री है तो उसका बेटा भी क्या हो जाएगा, अपने आप उस पोस्ट पे आ जाएगा। उसने ये सब क्यों किया, जो नोबल्स थे, जो फ्यूडल्स थे, उनको खुश करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, सारी पोस्ट को हेरिडिटेरी बना दिया, ठीक है। ये हम फिरोज शाह तुगलक के वीडियो में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, योग्यता के आधार पर ऑफिशियल पोस्ट देना शुरू किया, अपॉइंटमेंट शुरू किया। इस पॉलिसी का भी इसका अच्छा खासा विरोध हुआ था, ठीक है। और इसने क्या किया, एक रेशियल और जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, उसको भी इसने खत्म करने की कोशिश की, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके अलावा जो शेख निजामुद्दीन चिराग दहलवी थे, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या थे, सूफी सेंट थे, ठीक है, सूफी ऑर्डर। इसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो पूरा बनाएंगे जिसमें कि हम सारे के सारे सूफी ऑर्डर्स के बारे में देखेंगे, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है सूफी सेंट हुए हैं, उनका क्या काम रहा है, किस फील्ड में वो फेमस रहे हैं, किस तरीके से उनका ये सारी, और किसके वो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि वो किसके कंटेम्परेरी थे, ठीक है, ये किसके समकालीन थे। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो जब हम सूफी सेंट्स के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, तो उस वीडियो में हम इसमें डिटेल में देखेंगे। फिलहाल
मोहम्मद बिन तुगलक के जो है कंटेम्परेरी कौन थे, शेख निजामुद्दीन चिरागे दहलवी, ठीक है, जो कि क्या थे, सुल्तान के ओपोनेंट थे। ये क्या थे, सुल्तान के ओपोनेंट, उसके अपोजिट में रहते थे, यानी कि सुल्तान की जो भी पॉलिसीज होती थी वो नॉर्मली शेख निजामुद्दीन चिरागे दहलवी को भी नहीं पसंद आती थी। ऑल ओवर वो क्या थे, उनके ओपोनेंट थे। इसने इसके अलावा ये काफी आप बोल सकते हैं सेक्युलर भी था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसने इस्लाम के साथ साथ बाकी जो धर्म थे, बाकी जो रिलीजन थे, उसको भी बढ़ावा दिया, ठीक है। जैसे कि इसने जो जैन स्कॉलर थे जिन प्रभु सूरी, ठीक है, काफी पॉपुलर स्कॉलर हैं जैन स्कॉलर जिन प्रभु सूरी, उसका भी उनका भी इसने क्या किया, वेलकम किया, उनका भी इसने काफी आदर सम्मान किया। और उनके साथ राजशेखर जो थे उनके साथ उनका जो है रिलीजन पे काफी डिबेट भी चलता था, मतलब ये डिबेट वगैरह कराना ये भी इसका इम्पोर्टेंट काम था। आप बोल सकते हैं कि ये भी एक तरीके से सेक्युलर, इनके अंदर भी सेक्युलरिज्म था, ठीक है। आपको बता दें कि मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जो कि आप बोल सकते हैं उसका फेवरेट फेस्टिवल होली था। वो होली सेलिब्रेट करने वाला एकमात्र जो मुस्लिम सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि होली का फेस्टिवल उसको बहुत पसंद था और वो होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करता था बहुत ही अच्छे से। उसके अलावा उसने क्या किया था, एक रजिस्टर मेंटेन किया था, ठीक है, एक रजिस्टर मेंटेन किया था जिसमें कि सारा इनकम और एक्सपेंडिचर प्रोविंस का, कहाँ पे क्या इनकम, किस प्रोविंस से कितनी इनकम आ रही है और वहां पे कितना एक्सपेंडिचर जा रहा है, उसका कितना खर्च आ रहा है, ये सारी चीजों का डिटेल एक रजिस्टर में रखा जाता था। और ये सबसे पहले किसके टाइम पे हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हुआ था, एक रजिस्टर मेंटेन करना, ठीक है। इसके अलावा वो दिल्ली के जो सुल्तान थे उसमें फर्स्ट सुल्तान था, वही सेम चीज, जो कि हिंदू फेस्टिवल्स में क्या करता था, पार्टिसिपेट करता था, स्पेशली होली में। उसको होली बहुत पसंद था और वो हिंदू फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करता था। तो इससे आप देख सकते हैं कि वो जैन स्कॉलर जिन प्रभु सूरी, ठीक है, और इस्लाम हो गया, हिंदुइज्म हो गया, तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर सेक्युलरिज्म था, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या किया था, नागरकोट इन्वेजन किया था, ठीक है। तो जब नागरकोट इन्वेजन हुआ था, ही डिड नॉट डिस्ट्रॉय देवी टेम्पल ऑफ ज्वालामुखी। तो ये भी आप इसका एक सेक्युलरिज्म का या दूसरे धर्म का जो है सम्मान करने का आप एक उदाहरण एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। कि इसने जब नागरकोट इन्वेजन किया था तो वहां पे जो टेम्पल थी, ठीक है, देवी की टेम्पल थी, ज्वालामुखी देवी की टेम्पल थी, उसको इसने डिस्ट्रॉय नहीं किया था, उसको इसने खत्म नहीं किया था, एज इट इज छोड़ दिया था, ठीक है। इसके अलावा फिर इसकी मृत्यु हो गई थी 1351 एडी में थट्टा में। थट्टा का रिवोल्ट को सप्रेस करते हुए इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु पर बदायूं ने कहा था कि सुल्तान गॉट रीड ऑफ हिज पीपल एंड द पीपल गॉट रीड ऑफ देयर सुल्तान, यानी कि सुल्तान को लोगों से क्या मिल गई, आजादी मिल गई, वो लोगों से फ्री हो गया और जो लोग थे वो अपने सुल्तान से फ्री हो गए। यानी कि बदायूं का सीधा कहने का मतलब है कि सुल्तान को लोगों से मुक्ति मिल गई और लोगों को इस सुल्तान से, उनके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा इनसे पक चुके थे। इनकी जो भी पॉलिसीज एक्सपेरिमेंट्स थे उससे काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी और काफी ज्यादा उथल पुथल रही मोहम्मद बिन तुगलक के पूरे टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।